Hello friends, welcome to Whiteboard classes. I am Ruchi Gaur and I am going to teach you English. English not just for the competitive exams but also for other purposes like good communication, आप डे टू डे लाइफ में कैसे इंग्लिश का प्रयोग करें, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज मैम बहुत डिफ़िकल्ट होती है, हमें समझ नहीं आती, हमने स्कूल में कभी नहीं पढ़ी. तो ये सारे डाउट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो इनको आज क्लियर करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है. वेदर वी टॉक अबाउट इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट. तो आप सबको पता है कि अगर हम लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ उसको रट्टा मारने से आप नहीं समझ सकते, या सिर्फ समझने से कि अच्छा ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, मुझे इंग्लिश समझ में आ जाएगी, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर हम उसको इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हिंदी सिखाना चाहते हैं तो हम उसको बिठाकर टेंसेस नहीं समझाते, पर फिर भी वो लैंग्वेज बोलना सीख जाता है. तो हाउ डज दैट हैपन? In simple words, we can say that language, you can acquire language just by listening to it, just by being in that surrounding where that particular language is being spoken. मतलब जैसे जैसे आप सुनते हैं किसी भी भाषा को, आप उस भाषा को समझने लग जाते हैं और धीरे धीरे उसे बोलने भी लग जाते हैं, राइट? तो इसी तरह से लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है. बट क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश को सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए हमें इंग्लिश मुश्किल लगती है, लेकिन हिंदी में हम बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें यही एफर्ट करना चाहिए दैट वी शुड ट्राई एंड लिसन टू दिस लैंग्वेज मोर ऑफन. और वो कैसे होगा? वो आपके थोड़े से एफर्ट से होगा. इतना सारा टाइम हम आई वुड से वेस्ट कर देते हैं अपने फ़ोन में अलग अलग सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए. उससे अच्छा ये है कि अगर हम उसको इंग्लिश में किसी चीज़ को सुन लें, चाहे वो आपके शौक़ का कोई गाना ही हो या फिर कोई मूवी हो जिसे आप एंजॉय करते हैं. बट यूजुअली हम क्या करते हैं, उस ढूंढते हैं कि हमें इंग्लिश मूवी का भी एक हिंदी वर्जन मिल जाए और हम उस मूवी को एंजॉय कर लें. डेफिनेटली दैट्स वन थिंग दैट वी ऑफन डू. बट अगर आप कोशिश करें, अगर आपको सीखनी है इंग्लिश, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज सुने. अब वो सुनने का सोर्स कुछ भी हो सकता है. आपकी एंटरटेनमेंट से गाने हो सकते हैं, मूवीज़ हो सकती हैं, न्यूज़ हो सकती है, या आप आपस में कम्युनिकेट करें इंग्लिश में, राइट? सो फर्स्ट थिंग that you need to do while you are making an effort to learn a new language is that listen to that language more often, just like a child. जैसे बच्चा सीख जाता है वैसे ही आप भी डेफिनेटली उस लैंग्वेज को एक्वायर करना स्टार्ट कर देंगे. अगर बोलना नहीं सीखेंगे तो समझना शुरू कर देंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज में सिर्फ एक पार्ट नहीं होता कि मैम मुझे बस ये सिखा दो, मैं टिक मार्क कर दूंगा, MCQs आ जाए मुझे और कुछ नहीं आना चाहिए. ऐसा नहीं है ना. आपको बोलनी भी आनी चाहिए, आपको समझ कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ती हैं. लिसनिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद आप जा सकते हैं रीडिंग की तरफ. अब रीडिंग, मैं जानती हूँ कि सब लोग रीड करने के शौकीन नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली वी कैन हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर एवरी डे. यस, इफ नॉट न्यूज़पेपर यू कैन रीड अ स्टोरी बुक. यू शुड स्टार्ट रीडिंग. रीडिंग से क्या होता है, हमारे दो पर्पसेस सॉल्व हो जाते हैं. पहले तो हमें कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आ जाती हैं, मतलब हमने जो पढ़ा क्या हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, ये हमें पता लगने लग जाता है. सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज दैट यू नीड टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी. सो हाउ डू वी इंक्रीज आवर वोकैबुलरी? क्या ये ओवरनाइट हो जाएगा या रुचि में हमने पढ़ा दिया तो हमें समझ में आ जाएगा? नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. इट विल हैपन ओनली स्लोली एंड ग्रेजुअली. हमारी जो एक्टिव वोकैबुलरी होती है, एक्टिव मतलब जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो वर्ड्स हमें पता है और हम उसको यूज़ भी करते हैं, वो कैसे होगा? ओनली व्हेन यू आर एक्चुअली रीडिंग दोज वर्ड्स ईच एंड एवरी डे, और वेरी ऑफन यू आर रीडिंग और यू आर कमिंग थ्रू दोज वर्ड्स. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमने कभी सुने ही नहीं होते, कभी पढ़े ही नहीं होते, तो वो हमें याद भी नहीं रहते हैं एग्जाम में. उन चीज़ों को ज़रूर हमें रट्टा मारना पड़ सकता है, बट अगर आप एक्टिवली रीडिंग कर रहे हैं तो आपको वोकैबुलरी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, एंड दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं जब लैंग्वेज की बात करती हूँ
तो लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले जैसे हमें पता है कि बच्चों को सिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, राइट? तो अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाते हैं, ABC आ गई, अच्छा जी चलो हमें ABC आती है। उसके बाद उनको वर्ड्स बनाने सिखाए जाते हैं, जैसे उनको सिखाया जाता है CAT कैट होता है, BAT बैट होता है, लाइक दैट दे स्टार्ट मेकिंग वर्ड्स, राइट? फिर हम उनको लेटर्स को ज्वाइन कर करके हम वर्ड्स बनाने शुरू कर देते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा सा चल रहा होता है कि हमें इंग्लिश आ रही है, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स? द नेक्स्ट स्टेप इन द लैंग्वेज, फर्स्ट एज आई टोल्ड यू अल्फाबेट, राइट? देन वी मूव टू वर्ड्स and last but not the least comes sentence, right? Now when we talk about a sentence here, sentence basically क्या है? वर्ड्स को एक साथ जब हम ज्वाइन करते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, जिसका कुछ मीनिंग बने। ये नहीं कि मैंने कोई भी दो वर्ड्स उठाए, कैट बैट, उनको ज्वाइन कर दिया, तो इट इज नॉट अ सेंटेंस, राइट? सेंटेंस व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटेंस इज व्हेन वी आर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टू मेक इट मीनिंगफुल, ओके? जब मुझे आपको कोई बात समझानी है तो मुझे एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको कुछ बताना पड़ेगा जिसका कुछ मीनिंग बने, तभी आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस बेसिकली है क्या। अब जैसे मैंने बोला आई टीच, तो फ्रेंड्स जस्ट थिंक एंड टेल मी, डू यू थिंक इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस? इज इट अ सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल? या फिर मैं बोलती हूँ रैट कैट, क्या ये एक सेंटेंस है? नहीं, ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस, इसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है, तो ये एक सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है, राइट? पर जब मैं बोलती हूँ आई टीच, तो उससे आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा है। जैसे कि समझ में क्या आ रहा है? मैं पढ़ाती हूँ, है ना? आई टीच, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, इट्स अ वेरी स्मॉल सेंटेंस, बट इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. So whenever we are joining two words which makes a meaning, then it becomes a sentence, right? पर होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम आगे आगे चलते जाते हैं हमारे सेंटेंसेस थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं, ओके? आवर लैंग्वेज इज नॉट एज सिंपल एज दिस सेंटेंस. So when we move ahead and the language gets a little more complicated, here for example the next sentence says I teach English. Okay, I have just added one more word to this sentence, and similarly more words can be added to this sentence to make it more meaningful or maybe more complex, right? एक ही सेंटेंस में मैं जब बहुत सारी बातें कहना चाह रही हूँ तो उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं. अब सेंटेंसेस बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम आगे समझेंगे, पर अभी हम इस सेंटेंस पे ध्यान देते हैं. आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, एक कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है. इसमें मैं आपको अपना जो कहना चाहती हूँ उसका पूरा मीनिंग समझा पा रही हूँ, राइट? अब आप देखिए कि जो आई है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में भी हम बात करना चाहते हैं, वो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट. ओके, ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो जब आप एक सेंटेंस को रीड करते हैं आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हम उस सेंटेंस में उसी के ही बारे में बात करते हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाता है, जो हमारा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट. पर इस प्रेडिकेट में होता क्या है, हमें ये सब टेक्निकल जो वर्ड्स है ना, प्रेडिकेट है जी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये वाला टेंस है, वो वाला टेंस है, इसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. वो हमसे ये नहीं पूछेगा चलो भाई डिफाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस. नो, हमें क्या सीखना है बेसिकली, इसीलिए हमें ये सीखना है कि इसको हमने यूज कैसे करना है. तो इसीलिए बच्चे जब घबराते हैं ना कि मैम मुझे वो वाले टाइप का टेंस समझ में नहीं आता, तो मुझे लगता है कि आपको वो समझना ही नहीं है बच्चों. आपको उनका रट्टा थोड़ी ना मारना है कि ये मुझे डेफिनेशन पूछेंगे पेपर में. नहीं, आपसे पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको ग्रामेटिकली वो करेक्ट है कि नहीं है, आपको सिर्फ वो समझना है. तो वो आप देखिए, कई बच्चे जो होते हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं या जिन्होंने इंग्लिश ही पढ़ी है, तो उनके लिए it becomes a little easier, they have an edge over it because they can understand and they know what is the right kind of sentence. सुनने से ही उनको पता चल जाता है कि नहीं नहीं मैम ये वाला सुनने में सही नहीं लग रहा है ना. तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने सही सेंटेंसेस को सुना है और वो उसी से ही जजमेंट लगा लेते हैं कि ये सही है या गलत है. तो उनको ये नहीं रट्टा लगाना पड़ता कि अच्छा ये पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या ये कौन सा सेंटेंस है.
तो हमें यहाँ रट्टा नहीं लगाना है कि ये अच्छा चलो आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. नो, यू शुड अंडरस्टैंड इट. हम ज़रूर जब पढ़ाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको हर टेंस पढ़ाएं, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड इट इन द करेक्ट फॉर्म. कि अच्छा आपको फॉर्म समझ में आनी चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक सेंटेंस में आई सब्जेक्ट कहाँ आएगा और वर्ब कहाँ आएगी और उसका ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा. दैट्स इट. आपको अगर ये फॉर्मेट समझ में आ गया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो. ओके, सो अब मैंने बताया इस सेंटेंस में आई टीच इंग्लिश बोल रहे हैं हम, तो आई इज द सब्जेक्ट and then we are talking about the predicate. Now predicate is the part of the sentence which has verbs in it. अब ये क्या होता है verbs? ये सबसे important part of English language है and maximum words that we are using in our day to day life are also verbs. Why? Because verbs जब मैं बात करती हूँ, इसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. Verbs की जब मैं बात करती हूँ तो verbs are also called as action words. एक्शन वर्ड्स का क्या मतलब है फ्रेंड्स? एज द नेम ओनली सेज एक्शन, सो इट इज गोइंग टू टेल अस द एक्शन, व्हाट इज हैपनिंग. जो भी कार्य किया जा रहा है उसको हम एक्शन कहते हैं, और जो वर्ड्स हमें उस एक्शन के बारे में बता रहे हैं वो होते हैं एक्शन वर्ड्स, या उनको हम बोलते हैं वर्ब्स. तो ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्यों होते हैं ये आप सबको पता है कि हम जब भी कोई when we are having a communication or when we are talking to each other, most of the times we are talking about our actions. आज मैंने ये किया, तूने ये किया, कल उसने ये किया था, right? So we are usually talking about the actions which are happening around us. Okay, so ये actions ना कि हमें सिर्फ हमें ये एक्शन ही नहीं बता रहे हैं, आगे आगे हमें ये टाइम भी बताने लग जाते हैं कि मैंने ये एक्शन किया तो, लेकिन मैंने किस टाइम किया. जैसे मैंने बोला यू आर स्टडिंग, तो आपको क्लियरली सुन के पता चल रहा है तुम पढ़ रहे हो. यू वर स्टडिंग, क्या मतलब है? तुम पढ़ रहे थे. तो अब हमने क्या किया है, हम वर्ड्स तो वही एक्शन वर्ड्स ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टाइम फ्रेम है वो चेंज हो रहा है. तो जब ये टाइम फ्रेम चेंज होता है तो लैंग्वेज में हम इसको किस तरह से बता सकते हैं? 1980, तो ऐसा करके अब तो हम बात नहीं करते ना कि 2020 में ये हुआ, बस उसी के बारे में हम बात कर 2020 रिपीट कर रहे हैं. नहीं, तो हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू, हम अपने एक्शन वर्ड्स के थ्रू, हम अपने वर्ब्स के थ्रू ये बताते हैं कि ये कार्य हुआ, कब हुआ, है ना, किसने किया ये तो सब्जेक्ट बताएगा, और कब हुआ एक्शन ये हमें अपने वर्ब्स आगे आगे जो कि टेंसेस फॉर्म में हम समझेंगे वो बताते हैं. सो फ्रेंड्स, English is not at all a difficult language to understand. You just need to work on these aspects that I have just told you. और आगे आगे वीडियोस में हम अब पढ़ेंगे कि इन एक्शन वर्ड्स का सही तरह से कैसे प्रयोग किया जाता है. तभी हमें समझ में आएगा कि इंग्लिश जो हमें अपने एग्जाम्स में अपने MCQs देने हैं, अपने क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर करना है, वो कैसे करना है. इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू वॉच माई वीडियोज एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, you will definitely be able to crack your exam, right? तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक. थैंक यू.